सर। जी, धन्यवाद सर। और सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ कि डॉक्टर प्रवीण का जो लेक्चर था वो इतना एग्ज़ॉस्टिव था, इतना डिटेल्ड था और उन्होंने लगातार 2 घंटे हमें हमारे हमारी सुविधा के लिए हमें इतनी डिटेल में सब कुछ समझाया। तो आई थिंक कि अगर मैं उसे दोबारा रिवाइज़ करती हूँ और दूसरों से शेयर करती हूँ, तो डेफ़िनिटली ये अपने आप में एक सोशल सर्विस है बिकॉज़ उन्होंने हर महत्वपूर्ण जानकारी को बहुत ही अच्छे से हमारी सरलता के अनुसार उन्होंने हमें समझाया। तो डॉक्टर प्रवीण को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। वो सीनियर मेरे मतलब मैं तो अभी बिगिनर हूँ अपने क्षेत्र में। पर डॉक्टर प्रवीण जो इतने कार्य क्षेत्र में लगे हुए हैं, कई मरीज़ों को रोज़ बचाने में लगे हुए हैं, उनके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और उनके लिए बहुत सारा आदर और मेरे मन को मतलब बहुत प्राउड फ़ील होता है कि हमारे हर डॉक्टर जो इस तरीके से लगे हुए हैं और चाहते हैं कइयों को मैं घर में बचा सकूँ, जो अपनी प्रिकॉशंस के मदद से बच जाएँ। जो उनकी सोच है वो साफ मुझे मैसेज मिल रहा था कि वो नहीं चाहते हैं कि जो भी सुनने वाला है वो कभी भी कोरोना को खुद निमंत्रण दे। और हैंड हाइजीन है या आपका जो खान-पान है और लोगों से बचना और लोगों को बचाना है, उसपे जो उन्होंने सूझबूझ हम लोगों को डालने की कोशिश की, वो मैं डेफ़िनिटली मैं अपने ऊपर भी लगाऊँगी और परिवार और दोस्तों को सबको मैं कहूँगी कि वीडियो भी देखें डिटेल में क्योंकि मैं जो बताऊँगी वो अलग है, लेकिन डॉक्टर प्रवीण ने एक-एक बात जिस तरीके से एक के बाद एक बताई है, वो अगर वीडियो में भी देखेंगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद के साथ अपना एक ब्रीफ मतलब बहुत ही ब्रीफ जानकारी मैं साझा करने की कोशिश करूँगी। और क्योंकि जैसे एक हमारी ये तो मैसेज क्लियर है जो डॉक्टर प्रवीण ने बोला है कि हमें बचना ज़्यादा ज़रूरी है कंपेयर टू कि हम ट्रीटमेंट के बारे में सोचें। तो अगर बचाव करना है तो उसका उपाय जो डॉक्टर प्रवीण ने कहा वो तो प्रिकॉशंस हमें अभी शायद काफ़ी लंबे समय तक बरकरार रखने होंगे। लेकिन इसके अलावा जो वैक्सीन है, जो डॉक्टर्स ने लगवा ली, सारे हेल्थ वर्कर्स ने सबसे पहले उसका स्वागत किया और अपने आप को बचाया और सुरक्षित किया। वो वो अभी तक जनसाधारण को अभी तक उसके ऊपर पूर्ण विश्वास जो है, वो दिखता है कई बार कि कुछ कमी तो है। तो इस तरीके की कमी जो हमारे विश्वास में है, उसको मैं थोड़ा-सा उसपे अपनी राय शेयर करना चाहती हूँ कि अगर हम जो जनसाधारण हैं, अगर हमारे लिए वैक्सीन बनाई गई है और निश्चित रूप से हमारे मन में भय है कि वैक्सीन अच्छी है या हमें बचा ही नहीं पाएगी तो हम क्यों लें? या फिर ऐसा तो नहीं कि कोई वैक्सीन लेता है तो उसको कोई बीमारी हो जाती है, वो बीमार हो जाते हैं, लोगों को अनुचित उनके अंदर कुछ परेशानियाँ आ जाती हैं। तो एज़ अ डॉक्टर, डॉक्टर प्रवीण ने जो चीज़ें बोली हैं उनको अगर हम विश्वास करेंगे, तो हमारे लिए बेहतर है क्योंकि हमें पता है कि हमें इससे बचना है और बचने के लिए उन्होंने इतने सारे पॉइंट्स एक-एक करके हमें बताया, इसका मतलब बचाव अनिवार्य है। तो इस परिस्थिति में यदि हमारे पास वैक्सीन है, तो ये हमारे लिए सबसे पहले बहुत खुशी की बात है कि हमने वैक्सीन बना ली, वैक्सीन दुनिया के कई देशों में लग गई और उसके बाद अब हम दूसरे स्टेप पे हैं जहाँ हमने उसको चॉइस बना लिया है कि आप कोवैक्सीन लेना चाहते हैं, आप कोविशील्ड लेना चाहते हैं या कोई अन्य वैक्सीन आ रही है अभी विदेश से रशिया से जो वैक्सीन आ रही है वो लेना चाहते हैं। हमारे पास ऑप्शंस भी आ गए जैसा कि जो सबसे लास्ट मैसेज था कि बुरा वक़्त नहीं रहता और जो मज़बूत लोग होते हैं वो और जो अपने मानसिक रूप से जो अपने आप को मज़बूत समझते हैं और सही निर्णय लेते हैं समय पे, तो वो मैं समझती हूँ कि वो मैसेज मैं बिल्कुल भी मेरे लिए रहेगा कि मेरे को डिसीज़न लेना है और मुझे वैक्सीन अगर अभी तक नहीं ली मैंने और मुझे वैक्सीन लेना है, तो मैं क्यों लूँ? उसी क्यों का छोटा-सा आंसर क्योंकि हम काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने सीखी हैं आज डॉक्टर प्रवीण से और उनको रिकॉल करने के लिए भी मुझे अभी रिवाइज़ करना है, मुझे सोचना है उस विषय में थोड़ा और मेडिटेट करना आज के समय में सबके लिए ज़रूरी है क्योंकि घर में अकेलेपन ने हमें बहुत अलग-अलग तरीकों से हमें प्रभावित कर दिया है। तो मैंने जब वैक्सीन देखा था क्योंकि मैं खुद वैक्सीन डेवलपमेंट या वैक्सीन बनाने का जो काम है वो मैंने इंडिया में किया है जेएनयू में और मैंने यूएस में भी जहाँ मैं थी
वहाँ पे लोग वैक्सीन बनाते थे, उनको टेस्ट करते थे, उनको डेवलप करना कितना कठिन होता है, उस चीज़ को शायद जैसे एक डॉक्टर अपनी मन की अंतःव्यवस्था नहीं समझा सकता कि जब वो कोविड पेशेंट्स को डील करता है तो उनके लिए कितना मुश्किल होता है। लेकिन वो नहीं बता सकते। उसी तरह एक वैक्सीन डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, जो हमारे सामने एक वैक्सीन आ गई, तो हमें लगा कि अरे ये पता नहीं क्या है। लेकिन हमारे सामने कोई चीज़ उपलब्ध है, उसकी वैल्यू न समझ पाना, ये इस स्टेप से हमें आगे निकलना है। तो जो नील आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले कहा था जब वो चंद्रमा की सतह पे पहुंच गए थे, जो मनुष्य जाति के लिए बहुत बड़ा कारनामा था, तो उन्होंने कहा था कि कोई भी कोई भी बहुत बड़ा बदलाव यूं ही नहीं आ सकता है। वो पहला कदम, वो पहला दिन, वो पहला मिनट, वो पहली घड़ी, जिस वक्त आपने सोचा कि ये होगा और ये मुझे करना है, उस वक्त आप छोटे थे, वो कार्य बहुत ही बड़ा था। आप उसके सामने चींटी बराबर भी नहीं थे। लेकिन क्योंकि आपने वो चीज़ किसी न किसी दिन एक सोची होती है, हर एक इंसान ने, चाहे वो वैक्सीन बनाने वाली सारा हो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, जो कि एक ऐसी महिला है जिन्होंने वैक्सीन ये नहीं सोचा था कि एक दिन वो कोरोना जैसे पैंडेमिक की वैक्सीन बना के रख देंगी। या वो डॉक्टर हो जो आज आईसीयू में 100-150 लोगों को इस तरीके से देख रहे होंगे, अस्त-व्यस्तता देख रहे होंगे, उन्होंने कभी नहीं सोचा था। और पिछले साल से अब तक कई लोगों ने नई-नई चीज़ें सीख कर अपने आप को एक्सपर्ट बना लिया है। वही डॉक्टर्स जो पहले शुरू में उनके लिए भी मुश्किल था, उन्होंने उसे हल कर दिया है। तो हमारा वो पहला कदम, वो पहली सोच शायद सबसे ज़्यादा उसकी वैल्यू होती है। और क्योंकि हम सब नए हैं इस परिस्थिति के लिए। अगर डॉक्टर प्रवीण जैसे इतने अनुभवी लोग अगर कह रहे हैं कि उनके लिए भी ये साधारण परिस्थिति नहीं रही है कभी भी, और कोई भी दिन उनके लिए इतना मुश्किल है कि वो अपने ग्लव्स, वो अपने मास्क, वो अपने कपड़ों, अपने पारिवारिक मेल मिलाप से लेके दोस्तों से मिलना जुलना, हर चीज को यदि प्रभाव में है इस वक्त, तो उस चीज के बारे में यदि हमें सोचना है, 5 मिनट के लिए ही सोचेंगे अगर, तो हमें ये बात समझ लेनी है कि न हमें बीमारी के अंदर जाना है, न दूसरे को जाने देना है। और अगर हम ये करते हैं तो समाज सेवा हम कर रहे हैं, हम दुनिया की सेवा कर रहे हैं, हम बहुत बहुत महान इंसान हैं हम, ये सच है। अच्छा, जितना मैं समझती हूँ, क्योंकि लापरवाही भी लोग करते हैं और ऐसे भी लोग हैं जो वैक्सीन नहीं लेना चाहते हैं, वो एक सबसे बड़ी आज की लापरवाही में सबसे बड़ी बात है। अब ऐसा क्यों है? क्यों हमें इतनी नई चीज़ों के लिए हमें फ़ोर्स किया जा रहा है, नई परिस्थिति, घर में रहो, मत निकलो, ये करो, सारी चीज़ें उल्टी हैं, जो हम करना चाहते हैं उसके जस्ट अपोज़िट है। लेकिन सच ये है कि आज की डेट में आप हर एक इंसान जो घर में बैठा है, वो किसी जेम्स बॉन्ड से कम का काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हर चीज़ को शक की निगाह से देखना पड़ता है, हर इंसान से मिलने से दूरी बनानी पड़ती है, ये जेम्स बॉन्ड से कम का काम ही नहीं है। आप 24 घंटे सोच रहे हो एक साइंटिस्ट की तरह, जो हम करते थे जब हम बायोसेफ्टी की हाईएस्ट फैसिलिटी में वायरसेस के साथ काम करते थे, तो उस वक़्त हम खुद को कैसे बचाते थे? हम भी तो बचाते थे, हमने भी सालों-साल काम किया, लेकिन हमें तो कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ उससे। यानी कि बचाव का एक तरीका है, एक संयमित तरीके से यदि आप डेली 8 घंटे, 10 घंटे काम करते हैं, उसी वायरस को हाथ में लेते हैं, ट्यूब में भरते हैं, उसके साथ उसको सेल्स में डालते हैं। आप जो भी ये वैक्सीन डेवलपमेंट में काम कर रहा है, वो वायरस के साथ काम कर रहा है, उसकी जान क्यों नहीं चली जाती? ऐसा तो हुआ नहीं। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हर चीज़ का एक तरीका है, सुनियोजन है। जैसे एक इतनी बड़ी प्रेज़ेंटेशन को सुनियोजित किया जा सकता है एक-एक स्टेप्स की मदद से, एक सीढ़ी एक बार में, दूसरी सीढ़ी दूसरी बार में। तो अब वैक्सीन के बारे में हमारे जो मतभेद हैं, हमारे मन में जो सामंजस्य की कमी है, उसको अगर कम करना है तो सबसे पहले ये सोचना है कि अगर आप वैक्सीन नहीं लेते हैं, तो रिस्क कितना ज़्यादा होगा। अगर आप ऐसे लोगों में से हो जाते हैं जिनको अस्पताल की ज़रूरत हो, तो आप देख सकते हैं यूपी, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, कहीं भी चले जाएँ, इस वक़्त आपको कोई अस्पताल मिलना, अच्छे डॉक्टर्स इस समय इतने घिरे हुए हैं कि वो अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन मरीज़ों को समय दे रहे हैं। इस तरीके के रिस्क में जब आप आ जाते हो और दुनिया भर के देश, जो हम कहते हैं हमसे बेहतरीन देश हैं, हमसे बेहतरीन देश यानी कि यूके हो गया,
हमारी ब्रिटेन हो गई पूरा यूरोप हो गया, सब वैक्सीन के पीछे भागे, सिंगापुर वगैरह ऐसे देश थे जिन्होंने इस महामारी को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया। तो यानी कि इस वक़्त दुनिया ऐसे देशों में बँटा हुआ है, कुछ ऐसे देश जो इतने होशियार थे, इतने बड़े वो खिलाड़ी थे, उन्होंने चीज़ों को बुरा होने से पहले रोका, जिसे कहते हैं रिस्क एनालिसिस ऑन टाइम। उन लोगों ने मुसीबत के बढ़ने के पहले बोला कि ये मुसीबत अगर बढ़ी तो इतनी बड़ी हो जाएगी कि हमारे हाथ कब पड़ जाएंगे, क्योंकि वो लेस पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं, उनके अंदर हमारे देश में जितने डॉक्टर्स और जितने हेल्थ वर्कर्स हैं, शायद दुनिया में 10 कंट्रीज को मिलाकर भी शायद ना हो। तो उन्होंने रिस्क एनालिसिस किया। अब आज आपकी बारी है, अगर आपको वैक्सीन लेना है और आपको डर लगता है तो सोचने का काम आपको करना है। मदद कौन करेगा? डॉक्टर प्रवीण जैसे एक्सपर्ट करेंगे। मैं आपको थोड़ी बहुत आपको जो जानकारी दूंगी जो करेक्ट सोर्स से होगा, जैसा कि कहा गया है कि इंफॉर्मेशन आप लीजिए, सही लोगों से सही चीज पूछिए। अगर आप इंजीनियर से पूछोगे कि भाई वैक्सीन कौन सी सही रहेगी, वो अपने अनुसार कहेंगे, अपने अनुभव और जानकारी के अनुसार कहेंगे, पर उनको कोई नॉलेज नहीं है और ना ही उनका कोई अनुभव होगा। तो अनुभवी लोगों के समीप पहुंचने का काम आपको करना, वो पहला स्टेप सिर्फ और सिर्फ आप लेंगे। तो रिस्क एनालिसिस आपको करना है। यहाँ पे जो प्ले बटन से मैंने शेड कर दिया वो है बेनिफिट। अगर वैक्सीन को उतारा गया मार्केट में, तो हमसे लाखों गुना ज्यादा होशियार लोग जो है, उन लोगों ने इसका एनालिसिस तो किया होगा ना, उन्होंने तो सोचा होगा ना कि कोई ऐसी चीज बनाते हैं जिसका बेनिफिट हो, जिसकी वजह से इस कोरोना पैंडेमिक को आगे बढ़ने से, प्रसारित होने से हम रोकथाम कर सकें। और उन्होंने दिन रात की मेहनत लगी होगी, सिर्फ दिन के कुछ घंटों की नहीं लगी होगी, दिन रात की मेहनत लगी होगी, तब जाके 1 साल में किसी वैक्सीन का बन पाना, ये हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है जो कोई वैक्सीन इतनी जल्दी मार्केट में आ रही है। ऐसी चीजें कर रहा है जब हमारी व्यवस्था हमें इस तरीके से दिख रही है, तो हमें ये मानना तो होगा ही, चाहे हमारा दिल घबराता है, हमें बहुत तरीके की कंफ्यूजन है, लेकिन ये जो वायरस है ये इतना खतरनाक था कि हमारे साइंटिस्ट की नींद उड़ा दी। और जिन लोगों ने पहले से तैयारी की थी, एक आपदा के आने की संभावना के ऊपर कुछ लोगों ने काम किया था, जिसका कि मैं लास्ट में एक बार 1 मिनट के लिए बताऊंगी कि डॉक्टर सारा को 2014 में जब इबोला आया था और कोरोना वायरस का एक पहले जो एक भाई आया था, सार्स कॉव, जो पहला सार्स था, जो 2012 के आसपास आ गया था और चाइना से ही वो भी आया था। उसके बाद ये सार्स कॉव 2 है, उसी प्रजाति का है किंतु थोड़ा भिन्न है। इस भिन्नता इसके इन्फेक्शन करने वगैरह में थोड़ी सी है। तो ये जब आया, इसके पहले ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो सबसे दिग्गज साइंटिस्ट थे, उनको लग रहा था कि दुनिया में जहां इतना बायो टेररिज्म है, इतना इतना कुछ खतरनाक होने की संभावना बन रही है, और बार बार जीका, इबोला, सार्स और मर्स अचानक आते हैं हमारे सामने, हमारी कोई तैयारी नहीं होती और लोगों को मार के निकल जाते हैं, ऐसे नहीं चलेगा। उन्होंने 2014 की तैयारी उन्होंने 2020 में इम्प्लीमेंट की और ऑक्सफोर्ड ने सबसे पहली वैक्सीन बहुत तेज गति से वो लेकर आए। तो अब सवाल है कि क्योंकि ये वायरस का जो मैंने एक चित्र जो रखा है, वो वायरस का चित्र हमें समझना चाहिए कि ये इतनी छोटी चीज जो है वो इतनी खतरनाक क्यों है। उसके खतरनाक होने के पीछे भी बहुत छोटी चीज है जो हमें नेकेड आईज से, हमें आंखों से तो दिखेगी नहीं, लेकिन हमें दिमाग में इस चीज को समझना है कि छोटा होते हुए भी इसके पास कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से ये हमारे इम्यून सिस्टम, हमारे जो इतनी अच्छी हमारी डिफेंस है, हम इतना बीमार पड़ के ठीक होते हैं, हमारा शरीर इतना मजबूत है, उसकी चाबी इसके पास है। जैसा कि डॉक्टर प्रवीण ने कहा था कि इसके पास जो स्पाइक प्रोटीन है, ये स्पाइक प्रोटीन, ये जो नीले रंग में बनाया गया है, ये स्पाइक प्रोटीन जो इसमें कितनी सुंदरता से इसके अंदर डेकोरेटेड है। अगर आप एक साइंटिस्ट होते, मेरी इच्छा होती कि आप माइक्रोस्कोप में देखें कि इतनी ही सुंदरता से ये सजे होते हैं, जैसे कि यहाँ सजावट हुई हुई है। ये जो छोटी सी चाबी है, इस चाबी की मदद से ये जाकर हमारे सेल्स को प्रभावित करने के पहले उससे चाबी से ताले को खोलकर अंदर जाता है और इस तरीके से ये हमें प्रभावित करता है। अब अगर आप परेशानी में आ जाते हैं तो क्या समस्याएं होती हैं, कि किस तरीके की परेशानी होती है, ये डॉक्टर प्रवीण बहुत ही डिटेल में बता चुके हैं। तो इसके बारे में मैं सिर्फ इतना ही समझती हूँ कि मैंने आसपास जितना देखा, मैंने न्यूज तो मैं सुनना छोड़ चुकी थी काफी टाइम से, लेकिन जो सच्चाई है वो ये है
कि आपकी रेस्पिरेशन को ये बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। आपके सांस लेने में किसी परेशानी को अगर आप देख रहे हैं, फीवर हो रहा है आपको, किसी भी चीज, और ये सब चीजें हल्की फुल्की होती हैं, बहुत ही माइल्ड होती हैं। ये सिम्टम्स जो इनिशियल सिम्टम्स होते हैं वो बहुत माइल्ड होते हैं। यही वजह है कि आपको जेम्स बॉन्ड बनना पड़ता है कि पहली बार अगर कुछ हुआ, हल्की सी आहट पे आपको चेतावनी की घंटी बजानी पड़ती है। तो ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर इतने बड़े लोग अगर ये कह रहे हैं कि संभल के रहो मतलब ये नहीं कि बस दूरी बना के रखिए और सब कुछ है। संभल के रहो मतलब अगर हम कहीं नहीं गए और पता चला हमारे पड़ोसी को कुछ था कोरोना, उसकी वजह से हमें हो गया, हमें पता भी नहीं चला कि कहाँ से आया, हम तो घर से निकले नहीं, तो हमें उससे बचना है। और उसका वो क्यों बचना है, क्यों हमें इससे बचना पड़ेगा, उस वाई का कारण यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जैसे ये जो एक बड़ा सा सेल है, इस सेल के अंदर वायरस घुसता है, एंट्री करता है। जब ये एंट्री करता है अकेला होता है, लेकिन इस पूरा जो सिस्टम है हमारे सेल के अंदर जाके दोस्ती करना, ये क्या है ना, मॉलिक्यूलर डिटेल है। तो मैं इस डिटेल में अगर अभी जाऊंगी तो क्या होगा कि हम उतना इसको नहीं दे सकते हैं फोकस। लेकिन एक बात तो सच है, वायरस अंदर जाता है, जाने के बाद ये जो भी करना होता है वो अपने हिसाब से 3-4 दिन में चुपके चुपके करके, और जब ये बाहर निकलता है तो अनेकों निकल जाते हैं। और वो पहला जो स्टेप लेता है वायरस की, पहले सेल को इन्फेक्ट किया और उसके बाद जब निकला तो आसपास के 10-20 को करेगा, फिर वहां से और 10, वहां से और 10। हर सेल अगर आसपास के 10 सेल्स को इन्फेक्ट करने लगा तो 10 गुना की रेट से बढ़ेगा। और उसके बाद जब ये निकलना शुरू हो गया, 2-3 दिन जो इसमें लग गए चुपके चुपके सारा काम करने में, उसके बाद आपको परेशानी दिखेगी, आपको फीवर होगा, आपको खांसी आएगी, आपको परेशानी होगी, क्योंकि अब सारा काम 10 गुना या हो सकता है उससे भी डबल तेजी, यानी 20 गुने की स्पीड से वायरस आपके शरीर पे हावी होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो कोशिश करता जरूर है, उसको रोकती है हमारी शरीर, और वायरस उतनी अपनी जो सिम्टम्स है उतना तेजी से नहीं बढ़ाता है, तो सिम्टम्स दबे ही रह जाते हैं। लेकिन सीवियरिटी बढ़ जाती है अंदर ही अंदर, और वो जो सीवियरिटी बढ़ती है इधर हम देखें, वो इतनी खतरनाक हो जाती है कि हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, और सांस के बिना तो जीवन का कोई पर्याय है ही नहीं। तो यहाँ तक हम ना पहुंचे, यही कोशिश हर अच्छा इंसान, जो चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो ना हो, हर कोई जो वो समझते हैं या समझना उनको चाहिए। तो इस चीज की समझ में जाने के बाद हमें रियलाइज होता है कि बचने का एक तरीका तो है हमारे पास, और वो तरीका हम तक पहुंच नहीं पा रहा है किन्हीं कारणों से, वो ठीक है। लेकिन अगर हमें उपलब्ध है तब भी हम उसको रोकते हैं कि नहीं, वैक्सीन आज नहीं, कल लेंगे, परसों लेंगे, अगले महीने लेंगे, ये कारण वो कारण। सारे कारणों को आप एक तरफ रखिए और बोलिए कि मेरे जीवन और मेरे परिवार के जीवन के लिए वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ठीक है, कुछ कमियां हैं इसमें कि इसके बाद भी बीमारी हो जा रही है, लेकिन सीवियरिटी को कंट्रोल कर सकता है, तभी तो बनाया है ना इसे। विश्वास की कमी जो है अगर हमारे अंदर रहेगी अपने डॉक्टर्स के लिए, डॉक्टर्स कितनों को बचा चुके हैं, लोग मर सकते थे। अगर हमारे पास इतना बड़ा मैन पावर नहीं होता, लोग बहुत ज्यादा संख्या में, चुनौती इससे भी बड़ी हो सकती थी। सच तो यही है कि इस चुनौती को काफी कम किया डॉक्टर्स की अपनी वचनबद्धता ने। तो लेटेस्ट अब देखिए, डर, अब मैं, आप डरते हो अगर, मुझे नहीं पता, मैं डरती थी, मेरे आसपास के लोग डरते थे, मैं भी सोचती थी कि मैं वैक्सीन साइंटिस्ट होते हुए भी मुझे किसी नई चीज से अगर डर लग सकता है, तो वो आम आम इंसान जिसने, जो किसी भी क्षेत्र में बहुत दिक्कत हो, लेकिन वैक्सीन के बारे में न जानता, उसके अंदर डर क्यों नहीं होगा, होगा ही। ये मानव स्वभाव है, नई चीज से डरने का स्वभाव एक बच्चे में होता है तो एक बुजुर्ग में भी होता है। तो पहली बात की डर, आप देखिए, आपको अगर डरना है ये लीजिए, आपके लिए डर का एक, मैं देखती हूँ इन्फॉर्मेशन जो है, जो 9 मई को यूके की जो हमारी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है, जिसके बारे में सुना होगा, जो कोविशील्ड है, जो हमारे देश में सीरम इंस्टीट्यूट बनाता है, तो वो सीरम इंस्टीट्यूट जो कोविशील्ड वैक्सीन बनाता है, आज की डेट में सबको पता है, कोविशील्ड लिया होगा बहुत सारे लोगों ने, उसकी एबिलिटी ज्यादा थी, लेकिन उसके ऊपर एडवाइजरी यूके में आई थी कि 18 से 40 साल से के बीच के जो लोग हैं उनको जो है वो कोशिश करेंगे कि कोविशील्ड ना दें, एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन ना दें। कारण था कि कुछ क्लॉटिंग के केसेस आए थे, उनको देखते हुए निर्णय लिया गया। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर कोई दूसरी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है तो ये जरूर लो, क्योंकि जो जीवन रक्षा है, जो एक बूंद जिंदगी का, वो आज आज से ज्यादा कभी भी इस चीज की वैल्यू हमने समझी नहीं। वो एक बूंद जो है, वो एक इंजेक्शन हमें चाहिए,
और हमें उसकी तरफ खुद बढ़ना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि नेगेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, और ये इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे रही हूँ एस्ट्राजेनेका की मतलब यूके के मेडिकल एसोसिएशन के साइट से 9 मई की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं समझ सकती हूँ कि कुछ लोगों को दिक्कत हुई, लेकिन कितने लोगों को ये जो परेशानी आई, अगर उनको रिएक्शंस हुए, यूके की गवर्नमेंट इंडिया की गवर्नमेंट से ज्यादा सतर्क होगी इस मामले में, उनके लिए उनका स्वभाव है। उन्होंने कहा कि अगर संभव है तो 18 से 40 साल की उम्र वालों को एस्ट्राजेनेका की जगह कुछ और देंगे, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस है, हमारे पास भी ऑप्शंस है, हम भी ले सकते हैं। उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि क्योंकि लोग वैक्सीन से डरते हैं, यूके हो या इंडिया हो, इंसान इंसान ही होता है, वो डरता है। तो उन्होंने एडवाइजरी में और चीजें इंक्लूड की, आपकी जानकारी को बढ़ाया कि अगर आप वैक्सीन लेके आते हो, मतलब कोविशील्ड, एस्ट्राजेनेका ना बोल के मैं बोलती हूँ कोविशील्ड, कोविशील्ड अगर आप लेकर आए हो या कोई भी वैक्सीन लेके आए हो, आपको किसी तरह की परेशानी है, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन रहेगी। आपको थोड़ा सा हाथों में, बाजू में भारीपन, ये कॉमन चीजें मैंने सुनी है, मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, किंतु सुनी है मैंने काफी ज्यादा। और जो डॉक्टर, हो सकता है परिचर्चा हो तो इस पे भी बात हो कि चीजें होती हैं, लेकिन वो क्या इतनी खराब है कि उसकी वजह से हम वैक्सीन न लें? नहीं, हमें उनके थ्रू गुजरना है। जब हमें सीजनल सर्दी बुखार जुकाम होता है तो भी हम उससे गुजर के निकल जाते हैं, वैसे ही हमें वैक्सीन लेनी है। थोड़ी बहुत जो परेशानी होगी उसे हमें झेलना है। छोटी मोटी चीजें हल्की फुल्की अगर हो रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वो परसिस्टेंट है, अगर आपको कोई भी इस तरीके की परेशानी है, हेडेक है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, आपको लग रहा है कि मेरी सांस में भी असर आ रहा है, मुझे कुछ धब्बे निशान वगैरह पड़ रहे हैं, कुछ स्पॉट्स आ रहे हैं मेरी स्किन के ऊपर, ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप जाइए, आप डॉक्टर से मिलिए। और आज तो डॉक्टर आपको फोन पे भी उपलब्ध हैं, जिसको हम कहते हैं टेलीकंसल्ट। अगर टेलीकंसल्ट डॉक्टर उपलब्ध है, या अगर परेशानी हो तो, लेकिन ये अगर जो है बहुत कम होता है, ये अगर अभी तक इंडिया में भी कोई अगर इस तरीके का बहुत ज्यादा हुआ ही नहीं। यूके में हुआ होगा, लोगों की इम्यूनिटी अलग अलग देशों में अलग अलग होती है, हुई होगी परेशानी, लेकिन इंडिया में बहुत अच्छा जा रहा है, सारे वैक्सीन अच्छे जा रहे हैं, लोग अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए वैक्सीन की तरफ खुद जागरूकता से बढ़ रहे हैं। और आप जैसे लोग जो डिटेल में चीजों को समझने के लिए 2 क्षण निकाल के अपना समय निकाल के बैठते हैं, उनको भी मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि शायद ये 1 साल, ये 2 साल हमें ये सिखा गया है कि किसी नई चीज से डरने की जगह हमें उसके साथ अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, हमें उसके बारे में सोचना पड़ेगा, डरते डरते ही सही, उसका रिस्क और बेनिफिट इवेलुएट करना ही पड़ेगा। तो ऑब्वियसली डॉक्टर्स ने ले ली, साइंटिस्ट जिनके लिए पॉसिबल था, जितने भी जागरूक लोग थे उन्होंने ले ली। तो हम ही जानना चाहते हैं कि ये वैक्सीन बनी कैसे। तो बनी कैसे का जवाब वहीं से आएगा कि जो स्पाइक प्रोटीन है, जो चाबी है, वो चाबी जो है उसकी मदद से ये हमारे शरीर में घुसता है। तो उस चाबी को अगर हम रोक सके या उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना दे, यानी कि अगर ये चाबी है और हम इसे एंटीबॉडी से बाइंड कर देंगे, तो क्या होगा, ये चाबी जाकर अपना काम कर नहीं पाएगी हमारे शरीर में। तो इसलिए हमें वैक्सीन चाहिए, और वैक्सीन का तरीका यही है कि जिस चीज को आप शरीर में डालते हो, उसी उसी चीज को रोकने वाली वैक्सीन तैयार होती है। यानी शरीर में आपने सुना होगा कि एंटीबॉडी नहीं बन रही, एंटीबॉडी बन रही, यानी बनानी हमें वही है एंटीबॉडी। हमारे शरीर को जरूरत है किसकी? एंटीबॉडी की। और एंटीबॉडी जैसे आप कहते हैं ना, जैसे फिल्म में जो एक्टर होता है, वो एक्टर होता है एंटीबॉडी, लेकिन उसका डायरेक्टर कौन होता है? तो वो होती है सेल्स, हमारी इम्यून सेल्स। हमारे शरीर के अंदर जो सेल्स होती हैं, इम्यून सेल्स, वो उनको बताती हैं कि बनना कब है, कैसे, कितना बनना है और कैसा बनना है। तो यानी कि जब हम वैक्सीन लेते हैं ना, तो हमारे शरीर के अंदर जो सेल्स हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली सेल्स हैं, उनकी तैयारी शुरू हो जाती है कि भाई अब मूवी बनाने का समय आ गया है, ढेरों सारा एंटीबॉडी बनाना है, क्योंकि वैक्सीन दी जा चुकी है मेरे को। अब मेरा काम है कि अगर वैक्सीन मिल गई, तो ये वैक्सीन मान लीजिए ये स्पाइक प्रोटीन है, अगर ये कोविशील्ड वैक्सीन है तो स्पाइक प्रोटीन जो है उसे शीशी में भरकर आपको दे दिया, इंजेक्ट कर लो। ये प्रोटीन अगर तुम्हारे शरीर में जाएगा तो बीमारी नहीं फैला पाएगा, ये उल्टा तुम्हारे शरीर के जो सेल्स हैं उनको उत्प्रेरित करेगा ऐसी एंटीबॉडी बनाने के लिए जो उसी को रोक सके। और जब वो रुकेगी तो वो चाबी की तरह काम नहीं कर सकती है, क्योंकि वो बंध जाएगी। वो बंध जाएगी किससे? एंटीबॉडी से जुड़ जाएगी। और उसका बंधना हमारी सफलता का पहला पहला कदम होगा।
जो शुरू हो जाता है, पहली डोज से शुरू हो जाता है, किंतु पहली डोज पर्याप्त नहीं होती है, क्योंकि हमारे शरीर को एक इम्यून बूस्टिंग की जरूरत होती है। तो डोज इसीलिए बनाई कि मिनिमम रखी गई है डोज, लेकिन बनाई इसलिए गई क्योंकि उसकी हमें जरूरत है। वो पूर्णता की कसौटी पे तभी खरी उतरेगी हमारी वैक्सीन, जब हम उसकी दोनों डोजेस ले लेंगे। सिंगल डोज वैक्सीन भी आ रही है, स्पुतनिक की शायद आ जाएगी, लेकिन अगर वो सिंगल डोज है और वो कह रहे हैं कि उसी से काम हो जाएगा, हम उनकी बात मानेंगे। हमें इस वक्त अपने एक्सपर्ट्स पे पूरा भरोसा करना चाहिए। अगर हम वो करते हैं तो इसका मतलब हमारे दिमाग में ये बात क्लियर रहेगी कि हमें डोजेस लेनी है। तभी ये जो स्पाइक प्रोटीन है, ये जो वैक्सीन का की तरह हमारे अंदर डाली जा रही है, ये स्पाइक प्रोटीन, वायरस के ही प्रोटीन को हमने, उसी प्रोटीन को हमने वैक्सीन के स्वरूप में इंजेक्ट कर दिया, लेकिन उसने हमें बीमार नहीं किया। यही हमारी रिसर्च है जो ऑक्सफोर्ड में हुई, जो अब दुनिया के सबसे बड़े संस्थानों में जो रिसर्च हुई है, वो बना के उन्होंने बेस्ट तैयार किया, लेकिन उसमें कुछ कमियां, किसी किसी परेशानी किसी किसी मनुष्य को हो रही है, यदि रेसिपिएंट को, तो उसको हमें ध्यान में रख के यदि हम निर्णय लेने लगे तो हम बहुत गलत जगह पे रह जाएंगे। हम शायद उन लोगों में से रह जाएंगे जिनको वैक्सीन मिली नहीं, जिन्होंने किसी को बताया नहीं, चुपके से वैक्सीन ली नहीं, और कल को हम अपने जीवन को यूं ही गवा देंगे इन 1-2 सालों में। न जाने ये पैंडेमिक किस तरीके से करवट बदले। इसीलिए हमें वैक्सीन चाहिए, हमें वो प्रोटीन अपने शरीर में हम चाहते हैं कि जल्दी जाए और एंटीबॉडी बनाए। ये एंटीबॉडीज और ये जो इम्यून सेल्स हैं, टी सेल्स और बी सेल्स है, हमारे अंदर ये डायरेक्शन अब शुरू हो जाए, हमारी बॉडी तैयार हो जाए उस फिल्म के लिए कि अगर कोरोना ने एंट्री मारी तो इस कोरोना को मार गिराने के लिए हमारे पास हमारे पास तैयार होंगी हमारी एंटीबॉडी। ये जो छोटी छोटी फोटो है वाई जैसी, ये एंटीबॉडी होती है। इनके अंदर क्षमता होती है कि मैग्नेट की तरह मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब आप, अगर आपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की होती है एक बहुत बड़े इंटरनेशनल संस्थान में, आप एंटीबॉडी डालोगे, ये चिपकेगी। 1 सेकंड नहीं लगता इसको, हजारवा सेकंड का हजारवा हिस्सा भी नहीं लगता इसका। 1 सेकंड का जो हजारवा हिस्सा होगा, उतनी तीव्रता से भागेगा ये एक दूसरे की तरफ। तो अगर ऐसी एंटीबॉडी हमारे शरीर में बनने के लिए वैक्सीन बना दी गई है, तो हम क्यों उससे डरे। हमें डर लगता है नई चीज से, मानते हैं, एक्सेप्ट करेंगे। हमें परीक्षा से डर लगता है, हमें किसी भी नए कॉलेज में जाने से डर लगता है, ठीक है, डर अपनी जगह पे है, डर रहेगा। लेकिन जब तक हम डर डर के साथ हमें अपना वो पहला कदम, हमें वो पहला स्टेप लेना ही होगा, और कोई उपाय, इसके अलावा कोई उपाय संभव तो नहीं है इस समय में। दुनिया के पास कोई उपाय नहीं है। मतलब हम समझेंगे चीजों को, लेकिन हमें करना क्या है। जैसे मैसेज जो हमें मिला है, चाहे वो वरिष्ठ डॉक्टर हो, वो हमें मैसेज दे रहे हैं, तो हम मैसेज को समझेंगे। अंदर की चीजें जो है वो हमें जानकारी की प्रचुरता की वजह से हमें डिसीजन लेने में मदद मिल रही है। हम समझ रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन हमें इस वायरस को अपने शरीर में घुसने के पहले एंटीबॉडी हमें बनानी है। और ये एंटीबॉडी अगर नहीं बनेगी तो हम जो है वो नहीं कर पाएंगे जो हमें जीवन दे सकता है। यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है हमारे अंदर बन सकती है, लेकिन हम अगर वैक्सीन नहीं लेंगे तो ये क्षमता नहीं आ सकती। ये उचित जानकारी की उपलब्धता की यदि कोई भी कमी है आपके मन में, एक ही प्रश्न हर मनुष्य के मन में अलग अलग तरीके से आते हैं। यही वजह है कि डॉक्टर प्रवीण ने भी अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया एक ही बात को समझाने के लिए, क्योंकि हमें उत्तर चाहिए। हमें समझना है कि आखिर हम इस इतनी बड़ी मुसीबत में हैं और हमारे पास एक उपाय है वैक्सीन। पर इस वैक्सीन से भी हमको डर लगता है। अब इस वैक्सीन से, इससे जो लग रहा है हमें डर, ये उचित है, अनुचित कुछ भी नहीं है इसमें। लेकिन इसे इसे सही समय पे लेना है, यस, या नहीं लेने में हम बच जाएंगे, हम सही रह जाएंगे, हमें इन्फेक्शन नहीं होगा। क्या सही है क्या गलत है, ये हमें सोचना होगा। इस सूझबूझ में आपको खुद भी और अपने परिवार वालों को, अपने दोस्तों को इन्वॉल्व करना होगा। हो सकता है आपका कोई दोस्त आपसे भी पीछे हो, उसने तो जानकारी लेने तक की कोशिश न की हो, आप तो कम से कम मंच पे आए, आपने कहा हमें जानकारी चाहिए, हम सुनेंगे, समझेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि हम एक डिसीजन लें। तो आपके सामने एक मैंने फाइजर की वेबसाइट से, जो वैक्सीन बना रही है, वो कंपनी आपसे झूठ नहीं बोल सकती है, क्योंकि इस तरीके के झूठ जो है वो इतनी बड़ी करोड़ों मिलियन डॉलर बिलियन डॉलर की कंपनीज का सत्यानाश कर देते हैं, तो वो आपसे झूठ नहीं बोल सकती हैं। तो उन्होंने आपके सामने सच्चाई रखी कि मेरा जो वैक्सीन मैंने बना के दिया आपको, जो फाइजर बायोएनटेक कॉम्बिनेशन में बनी है ये वैक्सीन,
ये जो वैक्सीन है, पिछली वैक्सीन जो कोविशील्ड थी, प्रोटीन से बनी थी, उसके अंदर हमारे अंदर जो ये इंजेक्शन जा रहा था इस नीडल में, मतलब इस सिरिंज में, वो प्रोटीन था कोविशील्ड में। लेकिन जो फाइजर डाल रहा है वो क्या डाल रहा है, एमआरएनए डाल रहा है। उसने प्रोटीन नहीं डाला, उसने एमआरएनए को चूज किया। तो एमआरएनए के ऊपर एक हल्की सी जो चीज है कि ये जो वायरस है, इस वायरस के अंदर क्या होता है, हर इंसान के अंदर जो डीएनए होता है, हमारे ह्यूमंस के अंदर डीएनए होता है जो हमें पेरेंट्स से मिलता है। लेकिन ये जो वायरस है, इसके पास आरएनए है। अब इसके पास आरएनए है, तो साइंटिस्ट ने सोचा इसी आरएनए को यदि हम एक नैनो पार्टिकल के अंदर, यानी एक छोटे से, समझ लीजिए एक बैग के अंदर भर दें इस आरएनए को, और फिर हम इसे किसी भी जो जैसे इंजेक्शन में डाल के, उसको हम नीडल में डाल के पेशेंट में, मतलब पेशेंट में नहीं, रिसिपिएंट में, पर्सन में डाल दें, तो पर्सन में यदि हम डाल दें तो क्या होगा, बहुत ज्यादा गुना एफिकेसी बढ़ सकती है। ऐसा उनको लगा कि एमआरएनए वैक्सीन बेहतर हो सकती है प्रोटीन वैक्सीन से, तो उन्होंने इस्तेमाल किया। पहले आई सोच, फिर आया रिजल्ट, और रिजल्ट जब आए अच्छे थे, इसलिए मार्केट में आई दवा। सबसे पहली चीज ये, सबसे पहले एक इंसान जो कि एक क्रिएटिव इंसान है, एक इनोवेटर है, जो आपके लिए दवा पे, जैसे कोई फार्मा का स्टूडेंट यदि यहाँ पे होगा, वो सोच रहा होगा कि दवाएं बनती हैं तो वो इतना मुश्किल प्रोसेस होता है, 10-10 साल लग जाते हैं, आखिर होता कैसे है। सबसे पहले सोच आती है, पहला स्टेप होता है जिस दिन आप ये डिटरमाइंड हो जाते हो कि मुझे ये काम मिल गया है और मुझे ये काम करना है, अब मुझे वैक्सीन बनानी ही पड़ेगी, दुनिया अब रुक नहीं सकती मेरे लिए, कि मैं सोचता रहूं, मैं सोचती रहूं एक ही चीज को 10 बार 100 बार हर दिन सोचूं कि वैक्सीन लू न लू। वो यस और नो के लिए हमारे पास गुंजाइश खत्म हो चुकी है। देयर इज नो स्कोप कि हम ओवर थिंक करें। इस ओवर थिंक से, हम ओवर थिंकिंग जो है हमारी, उसे हमें बंद करना होगा। और सही निर्णय क्या है कि देखें कि एमआरएनए की वैक्सीन है, वो भी हमारे सेल के अंदर जाती है, तो फिर क्या बनाती है, स्पाइक प्रोटीन बनाती है, क्योंकि जो जीन्स होते हैं वो हमारी प्रोटीन को बनाने के लिए जिम्मेदार है। तो आखिर बना क्या, प्रोटीन बना, स्पाइक प्रोटीन। और कहाँ बना, हमारे शरीर में जाने के बाद बना। कोविशील्ड में हमने प्रोटीन को सीधा इंजेक्ट कर दिया था, यहाँ पे हमने क्या किया कि एमआरएनए डाला, और वो एमआरएनए किसी हमारी ह्यूमन बॉडी के किसी भी सेल के अंदर जाकर, और वहां पे इसने प्रोटीन बना दिया। अब हमारी बॉडी ने देखा, अरे ये कौन सा प्रोटीन है भाई, ये प्रोटीन तो पहले से था नहीं, ये अजीबोगरीब प्रोटीन जो अंदर बनने शुरू हो गए हैं। तो जब हमारे शरीर को पता लगेगा, वो क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी, वो ऐसी टी सेल्स बनाएगी जो जाकर उस प्रोटीन के अगेंस्ट क्या करेंगी, काम करेंगी। इससे हमारी बॉडी की क्या हुई, ट्रेनिंग हुई। जैसे आप कमांडो ट्रेनिंग करते हो, आपको टेररिस्ट को डील करना होता है, तो आपको पहले आर्टिफिशियल दिया जाता है ना, वही वैक्सीन आर्टिफिशियल इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन होगा नहीं, लेकिन आपको वो दिया जाता है कि अरे अचानक कोई गन लेके सामने से दौड़ेगा, तो आप क्या करोगे, नीचे झुकोगे, अपने आप को उसकी गन की हाइट से डिसिमिलर बनाओगे, और तेजी से दौड़ोगे, या नीचे से नीचे लेट कर आप उस पर फायरिंग करोगे। तो ये तैयारी अगर कमांडो ट्रेनिंग में जरूरी है, हमारे शरीर को जरूरी नहीं है क्या। हम इतने सारे अपने दोस्तों, अपने जानने वालों को गवा चुके हैं इसकी वजह से, जो विश्वास करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ये क्यों थी, क्योंकि हमारे शरीर को ट्रेनिंग नहीं मिली, हमें वैक्सीन अभी तक मिली नहीं, और हम शिकार हो गए। तो अगर हमें ट्रेनिंग मिल जाए, हमारे शरीर को पता हो कि भाई अगर ये स्पाइक प्रोटीन दिखे, तो एंटीबॉडी से इस पे अटैक कर देना, टी सेल से इसको अटैक करना, और इतनी तेजी से करना कि खत्म कर देना इसको बिल्कुल, और वो भी 3 दिन हो इसके पहले ही, तो इतनी ज्यादा इसकी संख्या घटा दो कि ये तो कुछ करने लायक ही ना बचे। यही काम वैक्सीन का होता है, लेकिन तब हो सकता है जब दोनों डोजेस अंदर जा चुकी हो। तो अगर इस तरीके की जानकारी आपसे कौन साझा कर रहा है, ये आपको फाइजर की वेबसाइट पे वो लोग बता रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए हमने जो बनाया है उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, वो आपके काम के लिए बनाई थी, इसलिए आपको जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि आपके ये जो वैक्सीन है, इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, हम झूठ नहीं बोलते, हो सकता है आपको थोड़ी सी एलर्जी लगे, थोड़ा सा आपका हार्ट बीट बढ़े, थोड़ी सी परेशानियां होंगी, आपको रेडनेस हो, रैश हो। अगर आज आज डे 1 पे आपको होता है और तीसरे दिन तक खत्म हो जाता है, धीरे धीरे कम होने लगता है, अगर डिक्रीज होता है सिम्टम्स, तो समझ जाइए कि ये इम्यून रिएक्शन है, हमारी बॉडी क्या कर रही है, ट्रेनिंग कर रही है। जब आप कमांडो ट्रेनिंग करते हो, तो आपको दौड़ना पड़ता है, आपको पट्टी सर पे बांधनी पड़ती है, धूप के अंदर खड़े होना पड़ता है। हमारी बॉडी जब वैक्सीन लेगी, उसकी ट्रेनिंग होगी, आपको उसके साथ कदम से कदम मिलाना है, अच्छा खाना खाना है, खूब हाइड्रेटेड रहना है, फिजिकली एक्टिव रहना है, ब्रीदिंग करनी है। ये सब चीजें आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो शरीर है वो तैयारी कर रहा है, आगे होने वाले कोरोना युद्ध के लिए वो अपने आप को इतना तैयार कर लेगा कि युद्ध होने के पहले ही वो उसे रोक सकता है। यही चीज जो है
वो हमें समझनी है कि डरावनी बातें आपको फाइजर की वेबसाइट तक पे दिखती हैं, लेकिन क्या यूके में, ब्रिटेन में, फ्रांस में लोगों ने वैक्सीन नहीं ली? ले ली भैया, बहुत जल्दी, इतनी जल्दी ली जितना जल्दी संभव था उतनी जल्दी ली। उन्होंने ले ली, हम उनको भी डर लगा था, हम भी डर रहे हैं, हमारे को भी, हमारे यहाँ प्रोसेस बहुत स्लो है, हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं। और जितना आप किसी चीज में आप धीरे धीरे करते हो ना, उतना ही ज्यादा सोचते हो, ओवर थिंक करते हो और सोचते रह जाते हो। यही वजह है शायद इंडिया में इतनी ओवर थिंकिंग हो रही है। हो सकता है सरकार कंपलसरी कर देती, घर घर जाके भी वैक्सीन दे सकती, अगर हमारे लिए इतना संभव होता तो शायद आज आपको सोचने का मौका नहीं मिलता। कंपलसरी होती अगर वैक्सीनेशन, तो आप घर बैठे हो, वहां से जाना है इसलिए आप सोच रहे हो। अगर जाने की बात ही खत्म कर दें, हम आपके घर पे आके देना शुरू कर दे, तो आप क्या करोगे? आप बच नहीं सकते। आपको बचना भी नहीं है, आपको बचना है तो वैक्सीन लेकर बच सकते हो। बिना वैक्सीन के अगर आप सोच के बच जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। जो डॉक्टर्स इतना परेशान है विभीषिका को देख के, जो पेशेंट्स रिकवर होके आए उनसे जाके पूछिए कि उनको, कई कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्होंने समय पे दवा नहीं ली, समय पे दवा नहीं ली, डिले कर दिया, उस डिले की वजह से उनको महीनों का झटका लगा, उनके शरीर को, उनका पूरी बॉडी को झेलना पड़ा। ये सब चीजें क्यों? क्योंकि आप जेम्स बॉन्ड नहीं समझते हो अपने आप को, आपको जेम्स बॉन्ड ही बनना पड़ेगा। इस परिस्थिति का और कोई उपाय नहीं है, हर आदमी मजबूर है इस वक्त। तो हमें समझना है कि फैक्ट चेक में अगर हम डिटेल में जाएंगे, हमें दिखेंगी कि हो सकता है कुछ परेशानी हो जाए, लेकिन मुझे उस परेशानी पे नहीं, मुझे बेनिफिट पे ध्यान देना है ज्यादा, है कि मेरी जान बचा सकता है, मेरे परिवार की जान बचा सकता है, तो मुझे उस बेनिफिट पे जाना है। अब आप कहोगे कि सारा का सारा एनालिसिस क्या मैं करूं पर्सनली? मुझे इतना डर लगता है, मुझे लगता है रिस्क है, मैं करूं? नहीं, आपको आपको नहीं करना था, आपको जरूरत है नहीं, आप कर रहे हो क्योंकि आप इंसान हो, आप सोच रहे हो, आपको टाइम लग रहा है और कंपलसरी नहीं है। लेकिन इसके पहले एफडीए ने इस रिस्क और बेनिफिट का एनालिसिस किया। अगर उसे लगता कि रिस्क ज्यादा है, तो ये वैक्सीन मार्केट में नहीं आती, ये वैक्सीन मार्केट में नहीं आ पाती। लेकिन ये आ चुकी है, और इसलिए आई। मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी कि कैसे पुरानी तैयारी ने हमारा इतना साथ दिया कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन बहुत फास्ट बनी, और लोगों ने, बाकी के लोगों ने भी कन्वेंशनल तरीके से वैक्सीन बनाने में बहुत दिन रात लगाए हैं। ऐसे मेरे मित्र लोग हैं जो उस कंपनी में काम कर रहे थे, जो बता रहे थे कि वो बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत की उन लोगों ने। तो एफडीए ने, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो किसी भी ड्रग को अप्रूव करता है कि हाँ ये मार्केट में जाएगी, तो परेशानी का हल भी है इसमें और ये सेफ भी है। सेफ्टी का 50-50 होता है। अगर कोई चीज सेफ नहीं है तो वो ड्रग कभी नहीं बन सकता, कभी भी वो ड्रग नहीं बनेगा अगर वो सेफ नहीं है, तो यानी सेफ है। और हमें इसका एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, एफडीए ने किया। फिर प्रोवाइडर, यानी कि फाइजर जैसी कंपनी, या फिर एस्ट्राजेनेका जैसी कंपनी, या फिर जो साइंटिस्ट है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, जिसने किसी कंपनी के साथ मिल करके काम किया और फिर वैक्सीन बनाया, उन्होंने ये सब एनालिसिस किया। एक बार नहीं किया, दो बार नहीं किया, 100 बार, 1000 बार, लाखों बार किया, और होता है ऐसा। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, ये वैक्सीन बन सकती है और बन रही है। तब जाके पेशेंट के दुकान में पहुंचा, शॉप में पहुंचा, कंपनी में पहुंचा, हॉस्पिटल में पहुंचा, और हम तक पहुंचा। अब भी हम सोच रहे हैं, गलती हमारी तरफ से हो रही है, हमारी तरफ से हमारी सरकार भी थोड़ी इन चीजों में कोशिश में लगी हुई है, हमें उसका साथ देना है। जो भी वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है, अभी मैंने कोविशील्ड का बताया, प्रोटीन वैक्सीन थी, एमआरएनए वाली जो दूसरी वैक्सीन है हमारे पास, वो अगर अवेलेबल हो तो, लेकिन अभी तो हमारे पास वो उपलब्ध नहीं है। तो हमें क्या करना है? हमें रिस्क और बेनिफिट को एनालाइज करना होगा। हम इस वक्त एक आम आदमी की तरह सुस्ती से नहीं बैठ सकते, और सुस्ती से इस चीज का हल निकल ही नहीं सकता है। और अगर हम इस इन सब चीजों पर सोचने के लिए, इन पे एक बार ध्यान देने के लिए तैयार है कि हमने कितना कुछ खो दिया इस बीमारी की वजह से, और आगे हम नहीं खोना चाहते, तो हमारे पास उपाय कौन सा उपाय है? यही वैक्सीन है। वैक्सीन के अलावा हमारे पास कोई भी उपाय इस वक्त नहीं है। हमें, क्योंकि हम 90% लोग ठीक हो जाते हैं दवा खा के, तो शायद हमें लगता है कि नहीं, ठीक हो जाते हैं, इससे तो बच सकते हैं। लेकिन सच ये 90% की जगह ये देखिए कि बाकी के जो लोग, 10% लोग जो गंभीरता से बीमार हुए, उन्होंने हमारे अस्पतालों को, हमारे जो हमारे फेलो डॉक्टर्स थे उनको, हमारे हेल्थ वर्कर्स को कितनी समस्या दी, हमारी सरकार को नए अस्पताल बनाने पड़ गए। तो अगर हम इतनी बड़ी आबादी में 10% का रिस्क लेने के लिए अगर हम सोच रहे हैं, हो सकता है मैं उसी 10% में आ जाऊं। तो हमें ये भूलना नहीं है कि हर इंसान सोचता है कि नहीं मुझे नहीं होगा, मैं घर पे बैठे रह जाऊंगा। कल को हमें निकलना है, कल को हमें बाजार निकलना है, काम पे जाना है, हर चीज को नॉर्मल करना है, तो पहले वैक्सीन, बाद में बाकी की चीजें। ये पहले वैक्सीन की नीति को हमें अपनाना होगा,
और मैं इससे गुजर के फिर निकली हूँ। मैंने कोरोना की वैक्सीन नहीं बनाई, मेरी एक मित्र है जिन्होंने कोरोना के वैक्सीन को बनाने में काम भी किया है। मेरी एक मित्र है यूएस में जो वायरस कर रही थी, उन्होंने मुझे जानकारी दी। तो मुझे ऐसा लगता है वो लोग बहुत खुश हुए थे जिस दिन उन्होंने देखा कि ये वैक्सीन काम कर रही है। आप विश्वास नहीं करेंगे, लोगों के आंखों में बस आंसू नहीं थे, उनको लगा कि हम दुनिया को बचा सकते हैं। ऐसी चीज जब आपके आंखों के सामने हो, आप बहुत खुश होते हैं। इस वैक्सीन को आप जितनी कॉन्फिडेंस से, जितनी खुशी से लेंगे ना, और जब आप बताएंगे दूसरों को कि ये मैंने वैक्सीन ले ली, जबकि मैं बहुत डर रही थी, मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था, लेकिन मैंने ली है और मैंने संतुलित आहार लिया, मैंने व्यवस्था रखी कि मैं अच्छे से ऑक्सीजनेटेड रहूं, मेरी बॉडी बेस्ट रहे। जैसे एक होता है ना, परीक्षा के लिए जाते हो, एक तो सुस्ती से जाते हो, एक होता है कि बेस्ट सोच के जाना। तो हमें बेस्ट सोच के ही करना होगा। इस वक्त हमारे पास गुंजाइश नहीं है कि हम धीमा सोचें, हल्के रहें। अपने अंदर एनर्जी आपको लानी पड़ेगी। आप, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दूसरे को बचा रहे हो। अगर आप वैक्सीन लेते हो, आप खुद को भी बचाते हो, आप आसपास वालों को भी बचाते हो। तो यानी कि आपको सोचना है बहुत पॉजिटिव रहते हुए, आपको इस कदम को उठाना पड़ेगा। और यही मेरा मैसेज है। और आपको जानकारी चाहिए, आपको कंफ्यूजन है, आप सबकी अलग अलग प्रश्न होते हैं, एक ही प्रश्न हर इंसान के मन में होना चाहिए, मेरा ये मानना है। तो हम लोग कोशिश कर सकते हैं। बहुत सारे माननीय जो वरिष्ठ डॉक्टर लोग हैं जिनके पास समय का इतना अभाव है, वो आपके लिए मौजूद है यहाँ पे। आपको क्यों कष्ट हो रहा है, आप प्रश्न पूछिए, आप एक नहीं 100 क्वेश्चन पूछिए। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि रिस्क और बेनिफिट में वैक्सीन ना लेने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। रिस्क रिस्क को कम करना है तो आपको वैक्सीन लेनी। अगर आप देखेंगे कोवैक्सीन, तो कोवैक्सीन जो है वो किल्ड वायरस पार्टिकल्स को हमारे अंदर डालता है। तो इस तरीके से लाइव भी है हमारे पास, डेड भी है। अब आप कहोगे कि बाकी की जो वैक्सीन है वो एमआरएनए वैक्सीन हमारे पास अभी हमारी कंट्री में अवेलेबल नहीं है। एमआरएनए वैक्सीन में फाइजर की वैक्सीन है, फाइजर बायोएनटेक का कंबाइंड एफर्ट था उसमें, तो वो वैक्सीन है। और मॉडर्ना की जो वैक्सीन है वो भी एमआरएनए बेस्ड वैक्सीन है, जिसको कि आरएनए को ही लेकर हमें इंजेक्ट किया जा रहा है। और लाइव अटेन्यूएटेड का मैंने बताया कि कोविशील्ड है हमारे पास, और जो कोवैक्सीन है वो क्या है, लाइव नहीं है, वो डेड है। तो उसको किल करके फिर हमें इंजेक्ट किया जा रहा है। लेकिन एफिशिएंसी में बहुत बड़ा अंतर इन चीजों से बहुत ज्यादा। बहुत लोग सोचते हैं कि लाइव और डेड में क्या एफिशिएंसी का बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन आप देखो हर जगह कॉमन वही है, स्पाइक प्रोटीन अंदर जा रही है। थैंक यू मैम। धन्यवाद सर, धन्यवाद। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, क्योंकि लाइव वैक्सीन से लोग बहुत ज्यादा डर रहे हैं, और कोविशील्ड को क्योंकि लाइव एडिनोवायरस बेस्ड मेथड है, जहाँ वायरस को यूज करके ही हमें वायरस से बचाने की कोशिश की गई है। लेकिन कि एक ऐसा वायरस जिससे हम फ्रेंडली है, जो हम सीजनल या जो फ्लू का वायरस था, वो हमारे शरीर में तो इनो के अंदर ही जीन को डाला था। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डॉक्टर सारा ने बहुत पहले शुरू किया था। उन्होंने सोचा था कि अगर वायरस की मदद से ही हम कोई भी वैक्सीन अंदर डालेंगे तो वो फटाफट बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देगी, और बहुत बनाना भी इसको फास्ट होता है। इसमें थोड़ा टेक्निकल मेथड्स जो है, कुछ स्टेप्स कम हो जाते हैं अगर एक साइंटिस्ट की नजर से देखें। तो जो वायरस लाइव वायरस या डेड वायरस पे, आप डेड वायरस में तो क्या किया, कोरोना के वायरस को आपने किल करके दे, और लाइव वायरस में आपने क्या किया, लाइव वायरस कोरोना का नहीं हो सकता क्योंकि वो तो कोरोना कर देगा। तो वो लाइव वायरस कोरोना नहीं है, वो दूसरा वायरस है, एक सर्दी जुकाम वाला जो वायरस है, उसके अंदर जीन डाल दी। और जब ये हल्का फुल्का सा वायरस दोस्ती करते करते हमको इन्फेक्ट करता है, तो हमें परेशान ना करके वैक्सीन के सेल्स बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है। तो इस तरीके से लाइव वायरस जो है उससे डरने की जरूरत नहीं है। कोविशील्ड भी जो है उसका एक उदाहरण है। ओके ओके।
सुदीप, हाँ सुदीप, हाँ सुदीप मैं सुन रहा हूँ। कोई भी वैक्सीन लगती है तो देखिए पहली डोज के बाद में वेरिएबल रिजल्ट्स हैं, पर एक जो देखा गया है कि आपको बहुत ही मिनिमल इम्यूनिटी आ पाती है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स का लेवल जो है वो इतना नहीं सफिशिएंट रहता कि वो किसी इन्फेक्शन से फाइट कर सके। तो ये तो हम नॉर्मल वैक्सीन्स के बारे में जानते ही हैं कि बहुत सारी वैक्सीन्स हैं जिनमें हमको 2, 3, 4 डोजेस लेनी पड़ती हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से ट्रेनिंग प्रोग्राम है, मैंने बताया था कि स्लोली ट्रेन करते हैं, किसी भी सेना को स्लोली ट्रेन करते हैं, तो वो स्लोली ट्रेन किया जा रहा है। पहले आपको मेमोरी मेंटर्स बने, फिर दोबारा मेमोरी क्रिएट की गई, फिर दोबारा, तो जो एक ऑप्टिमल लेवल है वो सेकेंड डोज के बाद ही आता है, जो जिसका अभी ये निर्धारण नहीं कर पाया गया है कि कितने समय तक वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स बने रहेंगे और वो मेमोरी जो क्रिएट की गई है वो कितने समय तक बनी रहेगी। पर हाँ, करंट सिनेरियो में 6 महीने किसी भी वैक्सीन पे एक ऑप्टिमल लेवल माना जा रहा है कि बना रहेगा, बशर्ते उस मनुष्य को जिसको कि ये वैक्सीन दी गई है उसमें वो प्रोड्यूस करने की क्षमता हो। सपोज करिए कि किसी के पास में सेना ही नहीं है, यानी डब्ल्यूबीसी सेल्स जो कि मेमोरी सेल्स हैं, वो उनकी उपलब्धता में कमी है, वो किसी प्रकार से उपलब्ध नहीं है, या उनके फंक्शन में प्रॉब्लम है, इस तरह की कोई बीमारी है, वो लोग पीड़ित हैं, तो ऐसी किसी भी परिस्थिति में उतना रिस्पॉन्स नहीं आएगा। मतलब मेरा ये जवाब जो है ओम किशोर सिंह जी को भी है, जिन्होंने लिखा था कि सेफ्टी ऑफ वैक्सीन हैज बीन एडवोकेटेड बाय मेडिकल एक्सपर्ट्स एंड पॉलिटिशियन, डेथ ऑफ पेशेंट लाइक पद्मश्री के अग्रवाल who had either doses cannot be ignored। तो डेथ तो किसी की इग्नोर नहीं कर सकते भैया, लेकिन ये है कि ही इज ओनली फेलो, और जिनके पास में बहुत सारी डिजीजेस थी, आपको नहीं पता है, पर डिजीजेस के साथ थे, तो उनके अपने फैक्टर हैं, डेथ इज इनएविटेबल, विल हैपन टू एवरीबॉडी। लेकिन आपके पास में आप घर से जो है वो ठंड में गर्म कपड़े पहन के निकलते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको ठंड नहीं लगेगी। इवन देन आप बहुत बार बीमार हो जाते हैं। तो वैक्सीन जो है वो एक तरह की प्रोटेक्शन शील्ड है जो आपके लिए एडिशनल आपको हेल्प करती हैं। लेकिन ये कोई उससे कोई नुकसान हो रहा है, क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए वो लेने के बाद भी लोग मर रहे हैं। मैंने कहा है कि इन्फेक्ट होंगे, मरेंगे भी, कुछ लोग जो है कम बीमार होंगे। तो 100 लोगों को अगर वैक्सीन दी जाएगी तो बीमार जो लोग होंगे, जो गंभीर रूप से बीमार होंगे, वो उनमें से बामुश्किलन 1 या 2 लोग होंगे, 99 या 98 लोग होंगे जो गंभीरता में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास में पहले से ही आपकी इम्यूनिटी में ही प्रॉब्लम है तो आपके पास सेना ही नहीं है, ट्रेन कैसे करें। पद्मश्री के अग्रवाल साहब को पल्मोनरी एम्बोलिज्म था, हार्ट डायबिटिक, he was having multiple disorders, so he was very prone to for this infection। और वो पब्लिक में भी पब्लिक फिगर थे, तो you should not take his example कि वो 2 वैक्सीन्स के दोनों डोज लिए और उसके बाद भी एक्सपायर कर गए। एंड इवन देन आफ्टर दैट मैं कहूंगा कि वो कब डोजेज ली थी उन्होंने, अगर बनी भी थी थोड़ी बहुत एंटीबॉडीज तो कितनी बनी थी। तो दीज आर मल्टीपल क्वेश्चंस। तो आपको ये जरूर देखना चाहिए, स्टिल वर्किंग इन दैट फील्ड। इससे बड़ा एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता कि पूरी दुनिया में सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स ने ही लिए हैं, और वो आपके कोविड पेशेंट्स के बीच में भरे हुए वार्ड में, जहाँ पे कंसेंट्रेशन आप देखोगे तो करोड़ मिलियन वायरस एक छोटी सी बूंद में है, वहां पे काम कर रहे हैं एंड दे आर सर्वाइविंग। तो डेफिनेटली आपको एग्जाम्पल जो है वो मजबूत जगह से लेना चाहिए। तो मुझे लगता है ये दोनों क्वेश्चंस को एड्रेसल करता है। और कोई क्वेश्चन मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहा है चैट बॉक्स में सुदीप, तो मुझे लगता है वी कैन कंक्लूड। और इज देयर एनी क्वेश्चन?
हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। ये जी सर, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? यू आर ऑडिबल, प्लीज गो अहेड। जी सर। तो ये जो अलग अलग स्ट्रेन्स हैं, ये जो वायरस के स्ट्रेन्स हैं, उनमें थोड़े थोड़े से चेंजेस हुए हैं। उसने वायरस ने जो चेंजेस किए हैं, वो इतने बड़े बदलाव नहीं किए कि उसने अपने आप को बदल के कुछ और बना लिया। सबसे पहले मैं ये कह रही हूँ, क्योंकि रिसर्च होती रहेगी, जानकारी आती रहेगी, लेकिन हम जैसा सोचते हैं कि वायरस जब म्यूटेट होता है, तो वो म्यूटेट कितने प्रतिशत म्यूटेशन, मतलब उसके अंदर ऐसा जो बदलाव आया है, या जैसे मेरे अंदर अगर बदलाव आएगा, तो मैंने अगर आज कुछ नया छोटी सी बदलाव की, तो क्या उसकी वजह से मैं एज एन इंसान तो नहीं बदल जाती? उसी तरीके से वायरस में होने वाले जो म्यूटेशंस हैं, अगर आप समझना चाहते हैं सच इसके बारे में, तो म्यूटेशन बहुत छोटे छोटे होते हैं। और क्यों छोटे होते हैं? क्योंकि वायरस जो है वो बहुत स्मार्ट होता है, वो बहुत ऐसी कोई छोटी सी म्यूटेशन करता है जिससे कि दूसरों को मार सके। वो हो सकता है बस एक अमीनो एसिड जो मतलब है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर लेगा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड एक्स्ट्रा लगा लेगा, ऑक्सीजन हटा लेगा, कुछ कर लेगा, छोटी सी परिवर्तन है। उस परिवर्तन से हमारी वैक्सीन कभी भी नाकारा नहीं हो पाएगी। ऐसा सोचना, ऐसा होना, बहुत प्रोबेबिलिटी इस चीज की बहुत कम होती है। तो इन चीजों में बहुत ज्यादा जो है अर्थ इस नहीं है कि क्योंकि वायरस ने म्यूटेट किया, ठीक है, वो बदला, उसने 100 में से एक चीज भी नहीं बदली, उसने 100 में 0.1 बदलाव किया, लेकिन वो आगे और तेजी से घातक हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी वैक्सीन अब काम करना बंद कर देगी। मेरी वैक्सीन काम करेगी, हो सकता है कुछ प्रतिशत का अंतर आ भी जाए, लेकिन जो वही है कि बेनिफिट टू रिस्क अगर देखेंगे कि वो पहले 90% काम करती थी, अब 75 या 80 कर रही है, तो फिर भी बात वही रह जाती है कि हाँ, काम तो करेगी ही करेगी। तो इस चीज पे रिसर्च आएगा, डेटा आएगा, एनालिसिस आएगा, अलग अलग कंट्रीज से आएगा, लेकिन वैक्सीन जो है वो काम करती है स्ट्रेन्स के बदलने से। जहां तक मैंने देखा है, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है, यूके का केंट वेरिएंट है, कोवैक्सीन ज्यादातर पे काम कर रही है, और अभी तक कहीं कोई दिक्कत जो है वो, आपको अलग अलग सोर्सेस के डेटा को क्यूमुलेट करेंगे, एक साथ देखेंगे, आपको लगेगा कि कोवैक्सीन कई सारे स्ट्रेन्स पे काम कर रही है, या कोविशील्ड है वो कई स्ट्रेन्स पे काम कर रही है। इसीलिए इस तरीके की धारणा बनाना भी नहीं है हमें।